नमस्कार। उदय भाई जो कि एक बहुत राष्ट्रवादी और बहुत ही इनका नाम पूरे देश में है, जिस तरह की ये राइटिंग्स लिखते हैं, और कभी भी इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़, जब पेट्रियाटिज़म का सवाल आता है तो इनको कितने प्रेशर्स झेलने पड़ते होंगे ये मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी जब एक किसी प्रोफेशनल टीवी चैनल के साथ जुड़ा था तो रोज़ाना ये डिसाइड होता था कि हमारा प्रोग्राम आएगा कि नहीं आएगा, हम उस चैनल में बने रहेंगे कि नहीं बने रहेंगे। बहुत प्रेशर्स होते हैं जब आप राष्ट्रवादी चीज़ों को लिखना चाहते हैं भारत में। तो मैं कई बार सोचता हूँ कि इंडिया टुडे जैसे न्यूज़पेपर में, मैगज़ीन में ये काम कर रहे हैं, ये बहुत हिम्मत की बात है। इस तरह का, जिस तरह से वो बिल्कुल खुलकर लिखते हैं, बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ करे, बिना कोई समझौता करे। और इसी तरह अजय उमट जी, मैं आप सब लोगों का बहुत आदर करता हूं, और ये एक मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि इस मंच पर मैं आपके साथ बैठा हूं। मीडिया में मैंने बहुत करीब से मीडिया को देखा है, मीडिया के साथ काम किया है, और हालांकि काफ़ी कष्ट हमको सहना पड़ा, क्योंकि हमारी जो चीज़ें हम लाना चाहते थे मीडिया में, वो चैनल ओनर्स उन चीज़ों को नहीं प्रकाशित करना चाहते थे, नहीं दिखाना चाहते थे, और हमको बहुत ज़बरदस्त प्रेशर डाले गए। तो उसके बाद हमने खुद डिसाइड किया कि हम अपनी फिल्में खुद बनाएंगे, हम खुद जाकर इन्वेस्टिगेट करेंगे, हम खुद जाकर अपनी डॉक्यूमेंट्रीज बनाएंगे और दिखाएंगे, वेबसाइट्स पर डालेंगे। और हमको ज़बरदस्त रिस्पांस मिला वेबसाइट्स पर, और वॉलंटियर्स ने खुद हमारी फिल्म्स लेकर जगह जगह पर क्लब्स बनाए पूरे देश में, और बांग्ला क्रेसेंट जो हमने फिल्म बनाई थी उसको जगह जगह जाकर दिखाया। उससे हमको बहुत उत्साह मिला। तो जब ये चैनल वाले ये बहाना बनाते हैं कि टीआरपी नहीं मिलती है, ये सबसे बड़ा झूठ है। जैसे शराबी बहाने बनाता है ना शराब पीने के, वो कहता है कि मैं तो आज शराब इसलिए पी रहा हूँ कि मेरा मूड ठीक नहीं है, अगले दिन वो शराब इसलिए पीता है कि मेरा मूड बहुत अच्छा है, क्योंकि उसे शराब पीना है। तो क्योंकि वो ये चीज़ें दिखाना नहीं चाहते, कुछ चीज़ों पे एक इमरजेंसी लगी हुई है देश के अंदर, आप एक पर्टिकुलर व्यू पॉइंट को ही दिखा सकते हो, एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी आपकी है उसी को आप दिखा सकते हो, क्योंकि इतना बड़ा इन्फ्लुएंस किस तरह के लोग हमारे मीडिया को हेड करते हैं, परवेज़ मुशर्रफ के बयान से आपको क्लियर हो जाएगा। 16 जुलाई 2001 को जब परवेज़ मुशर्रफ भारत आए थे आगरा समिट में, उसके बाद जब वो पाकिस्तान वापस गए थे तो उन्होंने कहा कि इंडिया का मीडिया बहुत बढ़िया है, बहुत लिबरल है, बहुत मॉडरेट है, और बहुत ही, उसने मेरा बहुत आदर सत्कार किया। मैं तारीफ़ करता हूँ इंडिया की मीडिया की। लेकिन पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को उन्होंने एक हिदायत दी, उन्होंने कहा कि आप उनके जैसा मत बनिएगा, आप पेट्रियोटिक रहिएगा। मैं इकोनॉमिक टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट से कोट कर रहा हूँ, 17 जुलाई 2001, इकोनॉमिक टाइम्स। तो इस तरह का क्यों कहा उन्होंने ऐसा? क्योंकि जो पहला स्टिंग ऑपरेशन हुआ था मीडिया के ऊपर, वो परवेज़ मुशर्रफ के सामने हुआ था। जब परवेज़ मुशर्रफ की ब्रेकफास्ट मीटिंग चालू थी, उसमें इंडिया के टॉप जो जर्नलिस्ट थे वो परवेज़ मुशर्रफ के साथ बैठे हुए थे, और उनको पता नहीं था कि ये प्रोग्राम टेलीकास्ट होगा। और प्रणय रॉय ने वो, क्योंकि प्रणय रॉय को तो मालूम था कि ये प्रोग्राम टेलीकास्ट होगा, तो उसने तो बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा, लेकिन बाकी लोगों को पता नहीं था। एक बहुत ही बड़े मैगजीन, इंग्लिश मैगजीन के एडिटर वहाँ बैठे थे, उन्होंने बोला, नॉट वन पर्सन प्रेजेंट इन दिस रूम वुड से दैट कश्मीर इज नॉट द कोर इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। मतलब कश्मीर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोर इशू है। जो पाकिस्तान की लाइन है वो परवेज़ मुशर्रफ के सामने उस इंग्लिश मैगजीन का चीफ एडिटर वो लाइन ले रहा था। एक चीफ एडिटर, एक जो बहुत ही बड़ा एडिटर है, जिसका चैनल भी है, जिसका उल्लेख एक हमसे पहले बोलने वाले और उनसे भी शायद पहले बोलने वाले व्यक्ति ने किया था। उसने कहा परवेज़ मुशर्रफ से, मुशर्रफ साहब, जितनी अच्छी तरह से आपने हमको कश्मीर इशू समझाया है, यकीन मानिए हमारी खुद की सरकार ने हमको आज तक इस तरह से कश्मीर इशू पे ब्रीफिंग नहीं दी है। इतने बेईमान हैं,
इतने बेईमान हैं कुछ जर्नलिस्ट, इतने मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है, एक बहुत सीनियर पुलिस ऑफिसर जो कि इंटेलिजेंस के हेड रह चुके हैं और जो कि दिल्ली पुलिस में भी रह चुके हैं और काउंटर टेररिज्म इंस्टीट्यूट में डायरेक्टर रह चुके हैं माउंट आबू, उन्होंने मुझे बताया कि पाकिस्तान एम्बेसी से एक दिन पहले बहुत सारा नोट बांटा गया था और इसीलिए शायद उस इंग्लिश मैगजीन के एडिटर ने 3 बार रिपीट करके कहा कि कश्मीर इज द कोर इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, कि कहीं कोई डाउट तो नहीं रह गया। मेरी बात क्लियर हो गई ना, मतलब पेमेंट हो जाएगा ना। तो ये हाल है, ये हाल है, ये पैसे कमाने के तरीके। अगर इस तरह से काम नहीं बनता है तो ब्लैकमेलिंग, किसी के बारे में कोई सूचना मिल जाती है तो उसकी पहली स्टोरी आती है, फिर उसकी फॉलोअप स्टोरी नहीं आती। ये मीडिया का आलम है। अगर मीडिया के न्यूज़पेपर में आप एडवर्टाइजमेंट नहीं देते, दो न्यूज़पेपर हैं मान लीजिए किसी शहर में, और एक न्यूज़पेपर में आपने एडवर्टाइजमेंट दे दिया और दूसरे न्यूज़पेपर में आपने नहीं दिया, तो दूसरे न्यूज़पेपर से फ़ोन आ जाएगा कि आपने हमारे न्यूज़पेपर में क्यों नहीं एडवर्टाइजमेंट दिया। और जब तक आप एडवर्टाइजमेंट नहीं दोगे तो आपके खिलाफ उसमें स्टोरीज आने की संभावना बनी रहती है। तो इस तरह का स्ट्रैंगल होल्ड हमारा, जब तक मीडिया को के ऊपर भी, अभी मीडिया सबको देखता है, मीडिया वॉचेस एवरीबॉडी, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये एक बहुत बड़ा कंट्रोल है, लेकिन मीडिया को कोई नहीं देखता है। तो जब तक एक ऐसा मैकेनिज्म नहीं बनेगा जिसमें मीडिया वॉच, एक मीडिया ऐसा भी हो जो मीडिया को देखे, तब तक मीडिया पे नियंत्रण नहीं हो सकता है। तो इसलिए मेरा मानना है, अब जैसे एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, बहुत बड़े पत्रकार जो कि राडिया टेप्स में अभी पकड़े गए थे, उनका अंग्रेजी में कॉलम आना बंद हो गया है, आजकल वो सिर्फ खाने पीने की बातों पे लिखते हैं। और उनका एक इंग्लिश अखबार में संडे के दिन एक जो अखबार के साथ मैगजीन आती है, उसमें खाने पीने के विभिन्न प्रकार के, उसमें अक्सर वो गाय के मांस की प्रशंसा करते हैं और ये कहने में भी नहीं झिझकते कि मैं एक जैन हूँ, लेकिन मेरे को बहुत ही टेस्टी लगता है, क्योंकि उसमें जो एक फ्लेवर आता है बटर का, गाय का मांस खाने के बाद, वो बहुत ही अच्छा लगता है। और वो जो जर्नलिस्ट है, उसने 1 जनवरी 2006, जिस दिन न्यू ईयर था, उस दिन अपने अखबार में आर्टिकल लिखा था। उस वक्त तक राडिया टिप्स बाहर नहीं आए थे, इसलिए वो पेज 1 पर भी लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने कॉलम में लिखा था, पेज 1 में नहीं लिखा था। उस दिन उन्होंने लिखा कि कितने बांग्लादेशी इस देश में घुस गए हैं, क्योंकि हम लोगों ने एक मुहिम छेड़ी थी जिसमें हमने बताया था कि 2 करोड़ घुसपैठिए भारत में घुस चुके हैं। और ये हमने जो टास्क फोर्स ऑन बॉर्डर मैनेजमेंट है, यूनियन होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है, उसका हवाला देकर हमने कहा था। तो इन्होंने क्या कहा कि देखिए, ये जो हिंदू फंडामेंटलिस्ट हैं, ये कहते हैं 3 करोड़ घुस गए, तो ये फिगर, ये 2 करोड़ कहते हैं घुस गए, लेकिन वास्तव में ये कहना चाहते थे कि 3 करोड़ घुस गए। किसी ने कहा ज़्यादा हो जाएगा, तो बोले कितने बताएं, तो कहते हैं चलिए 1 करोड़ बोल देते हैं। नहीं 1 करोड़ थोड़ा कम हो जाएगा, चलो 20 की फिगर ले लेते हैं, 2 करोड़ फिगर ले लेते हैं। एक सीनियर जर्नलिस्ट जो कि उस न्यूज़पेपर का एग्जीक्यूटिव एडिटर भी है, एडिटर भी था राडिया टिप्स के पहले, तो उसने ये बात लिखी कि जो फिगर हमने 2 करोड़ की निकाली थी, कुछ इस तरह से निकाली थी कि 3 ज़्यादा हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा, चलो 2 ले लेते हैं। ऐसा नहीं था, कोई दुकानदारी नहीं कर रहे थे हम लोग उसकी तरह। ये फिगर जो आई थी, एक तो बांग्लादेशी न्यूज़पेपर्स में छपा था कि बांग्लादेश से 1991 में 1 करोड़ लोग गायब हो चुके हैं, जो उनकी डेमोग्राफिक फिगर्स थी, उसमें 1 करोड़ लोग कम दिखाई दे रहे थे 91 में। फिर 2001 में शरीफा बेगम, जो वहाँ की डेमोग्राफर थी, बांग्लादेशी डेमोग्राफर थी, उन्होंने कहा कि 1.5 करोड़ लोग हमको कम गिनती में आ रहे हैं। फिर फॉरेन फूड एजेंसीज थी जो बांग्लादेश में काम करती थी, ग्रेन्स पहुंचाती थी बांग्लादेश में उस वक्त। उन्होंने बताया था कि हमारा ग्रेन वहाँ पर ज़्यादा हो गया है बांग्लादेश के अंदर, इसलिए जो फिगर है वो हमको लगता है कि अबाउट 1.75 करोड़ होगी। और टास्क फोर्स ऑन बॉर्डर मैनेजमेंट, जो कि इंडिया की होम मिनिस्ट्री ने जो देखा था कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में जो पॉपुलेशन, जो हमारे यहाँ सेंसस हुआ था और जगह जगह पे जो सेंसस के फिगर्स में जो एबनॉर्मल ग्रोथ हुई थी,
उससे पूरा आकलन टास्क फोर्स ऑन बॉर्डर मैनेजमेंट ने जाके सर्वे करके एक एक डिस्ट्रिक्ट में ये फिगर निकाली थी। और आपके पास क्योंकि एक कॉलम है, आपके पास एक प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर है, तो आप किसी की भी आवाज़ दबा सकते हो। हमने उनको लिखा, लेटर टू एडिटर लिखे, उनको ईमेल किए, लेकिन वो कुछ भी छपा नहीं, उसका कोई रिजॉइंडर उन्होंने नहीं छापा। तो इस तरह की बेईमानी, एक जो कि लेडी एंकर है एक बहुत बड़े इंग्लिश चैनल पर, वो कहती है कि जब हम वंदे मातरम गाते थे तो हमसे गाया नहीं जाता था, और अब हम सोचते हैं कि हम उस वक्त वंदे मातरम गाना पड़ता था स्कूल में तो हमको हंसी आती है, क्योंकि इतना मुश्किल होता था, उसमें संस्कृताइज वर्ड्स हैं इतने सारे, वो हमसे प्रोनाउंस नहीं किए जाते हैं। मैंने वो एक पार्टी में मुझे मिल गई, मैंने उनसे पूछा कि आप एक ऐसे चैनल में काम करते हो जिसमें एक बंगाली जो हैं वो उसके मालिक हैं उस चैनल के, तो जितने लोग आपसे रोज़ मिलने आते होंगे, किसी का नाम होता होगा यामिनी, किसी का नाम होता होगा शुभ्र, किसी का नाम होता होगा फुल कुसुम, मतलब जितने भी शब्द वंदे मातरम में है बंगालीज के वो नाम होते ही हैं। तो आप उनका नाम ले पाती हो या नहीं ले पाती हो? तो इस तरह से हमारे नेशनल जो भी सिंबल्स हैं, नेशन बिल्डिंग की जो बात है, तो नेशन कोई ईंट की इमारतें नहीं होती, नेशन केवल स्टेडियम्स नहीं होते, नेशन के अंदर एक स्पिरिचुअलिटी होती है, एक पेट्रियोटिज्म होता है, देश से प्यार होता है। तो इन लोगों को देश से प्यार है कि नहीं है? और अगर देश से प्यार नहीं है तो हम लाखों करोड़ों लोग उनके कार्यक्रमों को क्यों देखें? क्यों हम इन एंटी नेशनल लोगों के, जिनको जरा सा भी प्रेम नहीं है इस देश से, क्यों हम उनके लेक्चर्स को सुने? तो इसलिए आज ये समय आ गया है। अब जैसे अन्ना हजारे की बात हुई थी, माफ करिएगा आप लोगों में से कुछ, क्योंकि मेरे रेडिकल व्यूज हैं काफी, आप में से कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है। अन्ना हजारे के ऊपर मेरा रिसर्च कम है, मैं कम जानता हूं उनके बारे में, लेकिन जितने उनके साथी हैं, जब उनकी लिस्ट छपी थी, जब अन्ना हजारे अनशन पर जाने वाले थे, तो मेरा दिल दहल गया। उसमें से एक नाम था प्रशांत भूषण। उदय जी की स्टोरी इंडिया टुडे में, प्रशांत भूषण स्टे ऑर्डर लेके आया था। 62 टेररिस्ट गुजरात पुलिस ने बड़ी मुश्किल से पकड़े थे, बड़ी मुश्किल से पकड़े थे 62 टेररिस्ट, जो सारे अटैक हुए थे इंडिया भर के, जो सारे देश में अटैक हुए थे इंडिया में, इंडियन मुजाहिदीन के टेररिस्ट ने जो अटैक किए थे, उन सब की पोल गुजरात पुलिस ने खोल दी थी। जब अहमदाबाद ब्लास्ट हुए थे उसके 13 दिन के अंदर उन्होंने सब टेररिस्ट को पकड़कर साबरमती जेल में बंद कर दिया। 62 टेररिस्ट आज भी बंद हैं वो। उनका एक स्पेशल ट्रायल कोर्ट, एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर उनके ऊपर केस चलाया जाना था। ये प्रशांत भूषण जो कि अन्ना हजारे की टीम में है, ये गया सुप्रीम कोर्ट में और उस फास्ट ट्रैक कोर्ट के खिलाफ स्टे ऑर्डर ले आया, और वो खतरनाक टेररिस्ट के ऊपर केस जो फास्ट ट्रैक गुजरात गवर्नमेंट करना चाहती थी वो नहीं हो पाया। वो व्यक्ति अन्ना हजारे की टीम में है। ये वही व्यक्ति है जो कश्मीर को भारत से तोड़ देना चाहता है, जो कहता है कि कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग है ही नहीं, और अगर कोई रेफरेंडम इस बात पर हो और लोग वहां के अलग होना चाहते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अभी तू कौन होता है? कश्मीर शांति भूषण की जागीर है क्या? तो इसलिए, और दूसरा स्वामी अग्निवेश, एक और कैरेक्टर जो कि नक्सल समर्थक, वो भी अन्ना हजारे की टीम में है, वो भी अन्ना हजारे की टीम में है। जो भगवान अमरनाथ की यात्रा जो होती है हर साल, उसमें उसने मजाक उड़ाया था, उसने अपशब्द बोले थे भगवान अमरनाथ के लिए। और नक्सली क्राइसिस जहां भी होती है, ये नक्सल सिंपैथाइजर वहां पहुंच जाता है दलाली करने उनकी। ये देखिए टीआरपी है, ये टीआरपी है। सरफरोश हिट होती है, सरफरोश जो कि देश प्रेम की एक बहुत बढ़िया एक फिल्म बनी थी, वो हिट होती है। कोई भी फिल्म जो बनाई है जिसमें सोल्जर्स
के और भारत के लिए लड़ते हैं और वो दिखाए जाते हैं स्क्रीन पर, वो सुपर हिट होती है, ये टीआरपी होती है। लेकिन ये क्योंकि टॉप पर बैठे हैं, ये शराबी जो कि झूठ बोलते हैं, शराब पीने के नए नए बहाने रोज ढूंढते हैं, वो बताते हैं कि ये टीआरपी नहीं देंगे। वो बहाना है, केवल एक बहाना है। उदय मावरकर जी की स्टोरीज क्या टीआरपी नहीं देती? अजय उमर जी की स्टोरीज क्या टीआरपी नहीं देती? क्या उनमें देश प्रेम नहीं होता? तो देश प्रेम, ये हाथ में से सिंदूर निकल रहा है या कोई औरत बैठी हुई है और यूं अपना सिर हिला रही है, इससे टीआरपी आती है। तो लानत है ऐसी टीआरपी पे, और लानत है ऐसे चैनल्स पर, और लानत है ऐसे पत्रकारों पर। तो इसलिए जब यूथ के मेंटर्स अच्छे होंगे, जब उसके रोल मॉडल सही होते हैं, जब ये आदमी जो बांग्लादेशी घुसपैठियों की हिमायत कर रहा है वो उसकी टीम में बॉस होगा, तो वो यूथ क्या करेगा बेचारा? उसकी एक मजबूरी हो जाती है। तो हमें इन्हें चेंज करना पड़ेगा, जो टॉप पे बैठे, जो टॉप पे न्यूज़पेपर्स को चला रहे हैं, जो टॉप पे ये अफीम दे रहे हैं कि टीआरपी नहीं मिलेगी। हमें ऐसे मुद्दे उठाने पड़ेंगे, इतने जोर शोर से उठाने पड़ेंगे। और अगर हमें मीडिया चांस नहीं दे, तो आज तो इंटरनेट पर आप खुद एक मीडिया बना सकते हो। आप हर एक व्यक्ति एक चैनल खुद बना सकता है। आप खुद अपने मोबाइल से अपलोड कर सकते हो इंटरव्यू लेकर, और यूट्यूब पर अपना खुद का चैनल बना सकते हो। तो आज आप कोई मोहताज नहीं हो किसी मीडिया हाउस के। और जब आपका फॉर्मूला चलने लगेगा इंटरनेट के ऊपर, तो लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये फॉर्मूला है, ये सक्सेस का फॉर्मूला है। तो यूथ नए आइडियाज, मीडिया का काम है नए आइडियाज यूथ को देना। यूथ नए आइडियाज को बहुत एनर्जेटिकली पिकअप कर सकती है। और आज रिपब्लिक डे के दिन हम लोग ये संकल्प कर सकते हैं कि इस देश को बदलना है।